तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में लगभग हमने टॉपिक कवर कर लिया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे मैकेनिज्म के। तो आज इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर मास से रिलेटेड है, यानी द्रव्यमान चैप्टर चल रहा है। द्रव्यमान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो यह दाब का द्रव्यमान, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह में से संबंधित नहीं है? तो क्या दोस्तों संबंधित नहीं? गति, समय, त्वरण सारे एक जैसे हैं, लेकिन हमारा जो द्रव्यमान है ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चल हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व मापने की इकाई क्या है दोस्तों? आपकी द्रव्यमान, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आपका जड़त्व का मापन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है दोस्तों? तो आपका द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर भी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा दोस्तों होती है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है दोस्तों? तो आपका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका घनत्व कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो दोस्तों W दे रखा है आपको, G आपको 10 दे रखा है, M निकालना है। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? W अपॉन G, यानी 200/10 यानी 20 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 किलोग्राम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बल बटे त्वरण किसका मात्रक है दोस्तों? तो बल बटे त्वरण आपका मात्रक है द्रव्यमान का, यानी M इक्वल टू होता है F अपॉन A। ठीक है, M इक्वल टू होता है F अपॉन A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो आपका द्रव्यमान नहीं करता है, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की के द्रव्यमान क्या होगा? फार्मूला आपको वही लगाना है, W इक्वल टू M इंटू जी। M आपको निकालना है, W आपको दे रखा है 450 न्यूटन। न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों W आपको दे रखा है 450 न्यूटन, और W इक्वल टू होता है M इंटू जी। W इक्वल टू आपका होता है दोस्तों M इंटू जी। बस फार्मूला आप लगा दीजिए, W की वैल्यू 450 न्यूटन है और M निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45.9 kg। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों हमने अभी फार्मूला पढ़ा ही हुआ है, W इक्वल टू होता है M इक्वल टू होता है W अपॉन जी, और 980 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 किलोग्राम आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता? द्रव्यमान नहीं बदलता। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम है और वेग 5 मीटर पर सेकंड, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो होगा आपका 10 kg, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान M इक्वल टू आपका हो जाएगा F अपॉन A। ठीक है, F अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, F अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, चैप्टर 5 आ चुका है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो वही दर्शाता है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो न्यूटन की गति का जो हमारा पहले नियम को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गति का तीसरा नियम किसके वेग से के बीच संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यानी तीसरा जो समीकरण होता है आपका v² - u² इक्वल टू 2as होता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है? तो ये आपका जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, कहता है 449 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो ये 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो दोस्तों जब वो कैच लेता है तो वो बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ये हमारा किसका उदाहरण है? तो दोस्तों क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वह संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में होता है। गति का तीसरा नियम किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो दोस्तों इसके लिए 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। अगला प्रश्न कहता है गति का नियम किसने दिया था? दोस्तों तो वही गति का नियम आपका दिया था न्यूटन ने, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है? तो लागू बल के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, कह रहा है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है दोस्तों? तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो दोस्तों समीकरण वही F = ma, यानी फादर बराबर माँ। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं, F से फादर, ma यानी माँ। ठीक है, समीकरण F = ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो सेकंड नियम है। ठीक है, सेकंड नियम है न्यूटन के गति का। निम्नलिखित में से किसे, कह रहा निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है? तो ये बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित? तो न्यूटन ने किए थे, न्यूटन ने ही तीनों नियम आपके दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 किलोग्राम की एक पिस्टल 3 किलोग्राम के एक पिस्टल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? तो दोस्तों फार्मूला इसका जो होता है, ठीक है, mv = -mv हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और वैल्यू रखने के बाद यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो कैपिटल V की वैल्यू निकल के आएगी वो -2.4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आपका निकल के आएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, द्वितीय नियम संवेग का नियम और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तीनों नियमों से आप पूछा जा सकता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया संवेग से, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किस नाम से जाना जाता है? तो बल के प्रभाव समझने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संवेग का नियम होता है। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ nth का मान क्या होगा? तो 1 होगा। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो कितने बल से? तो यानी 50 न्यूटन, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद कहाँ होता है? दोस्तों तो ये स्थिर होता है। कैसे होता है? तो दोस्तों ये स्थिर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्न में से
किस परिस्थितियों पर, किस स्थितियों पर लागू होता है? तो ये दोस्तों आपका जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा उदाहरण है? रॉकेट लॉन्च करना। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है ना दोस्तों? तो ये दोस्तों संवेग का नियम तो नहीं होगा, ये जड़त्व का ही नियम होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो ये विचार दिया न्यूटन गति का तीसरे नियम में। ठीक है, क्योंकि परस्पर क्रिया करते हैं दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो इसमें से खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्यात करता है? तो न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है और नाव के तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा? तो नाव तट से दूर चली जाएगी, तट की ओर। तो हाँ, ये दूर चली जाएगी, यानी पीछे की ओर हट जाएगी। ठीक, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। वह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपका न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बल कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो दोस्तों आपका रॉकेट लॉन्च करना, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है दोस्तों? तो ये आपका दर्शाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गति के तीसरे नियम को, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल है? बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये सारे ही हमारे न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग अभी देखो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है, यानी न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए आवश्यक होती है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो वस्तु के वजन के, यानी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा दोस्तों? तो F इक्वल टू ma होता है, यानी फादर इक्वल टू माँ। उसी से याद कर सकते हैं, जब किसी प्रतिरक्षी बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो 180 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो आपका बल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। क्या ना लग रहा हो? तो बल ना लग रहा हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बल, ये प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों आपका रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य इसका मान अधिकतम होता है। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है दोस्तों? तो F बराबर होता है ma, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो कार्यरत बल क्या होगा? तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है F इक्वल अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 कॉस थीटा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका 15 न्यूटन यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न कहता है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों गति की जड़ता उसे आगे भगाती है। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, ठीक है, तो इसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसका होता है दोस्तों? तो ये बल आपका किसका होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये जड़त्व का नियम होता है। ऑप्शन बी यानी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब एक गिलास पर रखे
कह रहा है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर रखा सिक्का जब गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उससे लंबी छलांग में मदद करे, यानी गति। ऑप्शन डी, यानी उससे गति ज्यादा आएगी तो ज्यादा तेजी से कूदेगा। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? दोस्तों तेज जड़ता के कारण। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। किसी वस्तु के स्थिर या गतिशील होने की उसी वस्तु में गतिशील प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जबकि हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो दोस्तों वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, इसका आपको राइट आंसर बताना है। फार्मूला m दे रखा है 25, ए दे रखा है 8, तो F इक्वल टू ma हो जाएगा और 200 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ पर डैश के कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो बाह्य बल या दृढ़ता कहलाता है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? तो F इक्वल टू ma हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 न्यूटन। 15 इंटू 5 75। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर से परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 500 न्यूटन। 10/0.02 करेंगे तो आपका 500 न्यूटन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो क्या एक असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो आपको जल्दी इसको करना है और बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यू m दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, तो F इक्वल होता है फार्मूला m है, m और a इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी। इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर 2000 न्यूटन यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा का वर्णन करें। तो m दे रखा है, a दे रखा है, F निकालना है तो 80 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला F दे रखा है आपको, m दे रखा है, a निकालना है तो 50 से आप 100 को डिवाइड कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आपका निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड के अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका m दे रखा है, u v t सारा दे रखा है, उसी जो फार्मूला भी मैंने बताया था उसी से आप इसको लगा सकते हैं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों के पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो खिंचाव कहते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा को ज्ञात करेंगे। सारा आपको क्वेश्चन में इसमें दे रखा है। अभी मैंने यही क्वेश्चन किया, m दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, सेम वही फार्मूला और आपका आंसर निकल के आएगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में से रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? तो दोस्तों ये आपका माइनस का 60 न्यूटन है, क्योंकि u दे रखा है, m दे रखा है, t दे रखा है, फार्मूला पता ही है और सिम रखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 किलोग्राम के त्वरण से लगने वाला कुल बल तो आपको पता है फार्मूला F इक्वल होता है दोस्तों m इंटू ए। m आपको दे रखा है 2, a आपको दे रखा है 4, तो यानी 4 टू z यानी 8 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर संतुलित बल का प्रभाव है? तो कौन सा संतुलित बल का एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, F इक्वल टू ma होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका बल। ठीक है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका करता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कौन सा कथन लागू होगा?
तो कह रहा है 10 m दे रखा है, 10 f दे रखा है, 10 m, ठीक है। हमको a निकालना है, तो a निकालने के लिए 10/10 करेंगे तो कट जाएगा, तो a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से त्वरण करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जब दो समान बल किसी पिंड कह रहा है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बाह्य यानी कोई ऐसा बल ना लगे, यानी बल ना लग रहा हो, बाह्य बल या कोई बल ना लग रहा हो। अगला को जब एक स्थिर बल किसी विद्युत वस्तु पर 3 सेकंड के अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड 6 मीटर बढ़ा देता है, तो गुरुत्व तो बताएं, ठीक है। फार्मूला वही होगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी रख देंगे तो ये आ जाएगा, और f इक्वल टू होता है m इंटू a, ठीक है। m हमको दे रखा है 8 किलोग्राम और a वैल्यू आई है 2/3, सॉल्व करेंगे तो 5.33 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड से, सेम वही क्वेश्चन दोस्तों है, इसको आपको करना है, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है एक कार 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? m दे रखा है दोस्तों, u दे रखा है, v 0 है आपका, f निकालना है, t दे रखा है। फार्मूला वही, प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड में आप बदल दीजिए, तो 72 इंटू ये सारा कर देंगे इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा, f इक्वल टू ma करेंगे और जो यहाँ पे आंसर आएगा तो आपका 5.0 इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न कहते हैं एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अभी हमने यही सवाल किया है, 2 से आप डिवाइड बस कर दीजिए 20 को तो आपका 10 आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। फार्मूला एफ दे रखा है आपका, ये दे रखा है, एम निकालना है, एम इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोग्राम। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये भार के रूप में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, ये देखते हैं दो पिंडों के बीच जो बल होता है वो सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया कैसी होती है? बल की क्रिया, बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। निम्न परिस्थितियों में से कौन सा नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? तो ध्वज फहराना खींचने का एक उदाहरण है, ठीक है। सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में क्या होता है? परिमाण तथा दिशा, ठीक है, परिमाण तथा दिशा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या बन जाता है? तो शून्य हो जाता है, ठीक है। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? अभी हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया है। एम आपको दे रखा था 8 kg, यू आ गया 4, वी आ गया 9, फार्मूला टी आपका 25 रख देंगे, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 न्यूटन होगा। क्या होगा? 20 न्यूटन होगा। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है भैया? तो ये आपका बल होता है। किसी वस्तु की गति को लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो आपका बल कहलाता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड भी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ठीक है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड तथा 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे के समय प्रत्यास्थ क्या होगा? संघट्ट होगा, डी यानी विपरीत दिशा में। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के। रैखिक वेग किसके बराबर होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान इंटू वेग के। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को या उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा तो एक ऐसा होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। निम्नलिखित समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। P इक्वल टू mv यानी
संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अगला 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा दोस्तों? तो 1000 किलोग्राम होगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका संवेग दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा। एक टकराव में हमेशा किसकी बचत की जाती है? तो ये आपकी होती है बल की। ठीक है, बल हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, संवेग बराबर क्या होता है? पी कोलम इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 60 किलोग्राम के उसके संवेग पी 80 इंटू 60 कर देंगे, सीधे आपका आंसर 4800 आ जाएगा, क्योंकि पी कोलम इंटू वी होता है। अगला सेम यही क्वेश्चन है भाई, हमको भी 50 इंटू 6 कर देंगे तो 300 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी, यानी गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है, रैखिक संवेग। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 किलोग्राम के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो एम दे रखा है, वी दे रखा है, पी निकालना है, तो वही आप मल्टीप्लाई, तो 392 किलोग्राम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? तो संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग यह एक सदिश राशि, इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो आपका क्या कहलाता है? ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो आपका संवेग कहलाता है। ऑप्शन भी कहलाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लगभग वही आ चुका है, तो वही आपका हो जाएगा इसका भी आंसर संवेग। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर सेकंड है, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 इंटू 85, तो आपका आंसर आ जाएगा 5100 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v का संवेग क्या होगा? तो 2v का संवेग हो जाएगा आपका mv लगभग हो जाएगा। ठीक है, mv हो जाएगा। 3 किलोग्राम के एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड की वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज से चलाई गई पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? तो ये दोस्तों आपका 1 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड से एक गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट तथा एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते कार का द्रव्यमान क्या होगा? तो 500 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट। ये आपका फार्मूला कैसे करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज से चलाई गई पिस्तौल का प्रतिवादी वेग कितना होगा? तो 1.5 मीटर पर सेकंड। ये आपका फार्मूला है, इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो किसके कारण कार्य करता है दोस्तों? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो दोस्तों आपका संवेग संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है, कह रहा है 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है, 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिचित वेग क्या होगा? तो भाई फार्मूला होता है पिस्तौल का संवेग, यानी m1v1 इक्वल वही m2v2 लगा देंगे, और m2v2 वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 5, और m1 की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 से डिवाइड आप कर देंगे तो v1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 0.0 किलोग्राम, कह रहा है 0.0 किलोग्राम वजन वाले 0.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? दोस्तों अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, तो वही m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1v1 इक्वल टू m माइनस m2v2 करेंगे, m1 की वैल्यू 5 है, v1 निकालना है, और m2 और v2 वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करेंगे तो 0.50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1-2 किलोग्राम की गेंद, कह रहा है 1-2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है, तो टक्कर के बाद दोनों का वेग क्या होगा? तो भाई संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2 वाला, और इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और सारे
यूथ कम्पिटेटिव टाइम्स की जो बुक होती है कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है, वाईसीटी की बुक से लिए गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक हल्के और एक भारी पिंड की गति जुड़ा समान है, निम्न में से किसका संवेग अधिक होगा? तो किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर। ठीक है, तो कह रहा किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो ये दोस्तों आपका संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी मैंने बताया संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फार्मूला m इक्वल टू P/V हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संवेग 4 गुना हो जाएगा। संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वल हाफ mv स्क्वायर और m की जगह v की जगह 2v रख देंगे तो 4 निकल के आपका आ जाएगा। कह रहा है यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यानी वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? दोस्तों ये आपका 20 किलोग्राम पर सेकंड होगा। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि 10 2 इंटू 10 करेंगे, यानी 2 इंटू 10 हम लोग जो फार्मूला पढ़ रखा है इसी फार्मूले में रख देंगे, आंसर आपका निकल आएगा। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ये बस की गति का क्या उदाहरण है? तो दोस्तों ये आसमान गति होगी भीड़, क्योंकि कभी स्पीड आगे कम होगी कभी ज्यादा होगी। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है दोस्तों? तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन है तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या में होगी दोस्तों? तो शून्य त्वरण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो इसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कहता है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। कह रहा है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैर कर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण का औसत वेग क्या होगा? दोस्तों औसत वेग उसका 0 होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण इसके किसकी इकाई में परिवर्तन के संभव हुआ है? तो ये वेग में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, वेग। ठीक है, वेलोसिटी। फ्रेम के संदर्भ में कह रहा फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको वेग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, वेग समय ग्राफ कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, तो किसकी दर्शाता है? तो ये दोस्तों आपका औसत चाल और औसत वेग आपका किसकी गति को दर्शाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपका एक क्वेश्चन है और 5, 6, 9 इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करिए, जिससे आपको भी पता चले आपकी तैयारी कितनी है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो यह भी शून्य होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का विस्थापन यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा, तभी तो वापस आ जाती है। चाल तथा वेग यानी स्पीड या वेलोसिटी वाले चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। क्या है? गतिशील है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर दूरी तय कर लेता है, तो गति ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पर आपको दे रखी है और समय आपको ये दे रखा है, 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वही 64 पॉइंट कुछ आपका आसपास आ जाएगा। ठीक है, 4.8 आप सॉल्व कर लीजिएगा। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है, जैसे 300 मीटर पर वेग से छोड़ती है, तो राइफल द्वारा गोली आरोपित बल क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका वही, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, 600 न्यूटन। द्रव्यमान आपको दे रखा है, अंतिम वेग आपको दे रखा है, समय दे रखा है, न्यूटन का द्वितीय नियम F = ma लगाएंगे और ma = होता है uv - u/t। ठीक है, इस फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब आ गया हम लोग नया चैप्टर, दूरी और विस्थापन। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूरी एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक
नहीं हो सकती है। दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि बल, त्वरण एवं वेग सदिश राशि है जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि का प्रयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी गति इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। ठीक है। वेग और समय ग्राफ का गुणनफल क्या कहलाता है? वेग और समय, ठीक है, ये आपको बताना है, वेग और समय। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड से त्वरित हो रही त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर होता है A = V/T, यानी पहले 16 था फिर 6 हो गया था, यानी 10 बचेगा और 2 से डिवाइड 5 से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों तो इसमें कथन सत्य होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण कैसा होगा? तो शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो ये फार्मूला पहले M1 निकाल लेंगे, ठीक है, F = ma से निकालेंगे, M1 आ जाएगा आपका, फिर M2 निकाल लीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 + 1/4 यानी 6/8। F = ma होता है। F की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है और M की वैल्यू 6/8 है और A निकालना है तो सीधे से आप आंसर निकाल आएंगे 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन कह रहा है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण दोस्तों कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको दे रखा है F = 21 न्यूटन, M दे रखा है 3A निकालना है, तो इक्वल वही आपका 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपका निकल आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाएगा तो त्वरण कितना होगा? तो भाई F दे रखा है 20, M दे रखा है आपका 10 किलोग्राम, तो फार्मूला लगा देंगे 20 × 10 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला है चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग आ चुके हैं 581 क्वेश्चन पे। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो 45 डिग्री, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 45 डिग्री पर। ठीक है। किसी प्रक्षेप वक्र या पथ कैसा होता है? भाई तो ये परवलयाकार होता है। वेग में परिवर्तन लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? तो 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा, क्योंकि त्वरण बराबर होता है ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपडेट समय, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान गति कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इनकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग को करती है। किसको करती है? वेग को करती है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसको वेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर टी दे रखा है, यू आपका 0 हो जाएगा, वी आपका 60 मीटर, और जब वेग परिवर्तन यानी इनिशियल और आपका जो प्राथमिक दोनों घटा देंगे तो 60/30 यानी 2 आपका आ जाएगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? दोस्तों तो ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदता का क्या अर्थ है? मंदता का अर्थ है कोई वस्तु से चल रही है, यानी कैसे चल रही है? घटती हुई चाल से। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रेखीय गति के समीकरण में अगर आते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। S = होगा UT + ½ AT²। सारी वैल्यू दे रख देंगे तो 96 मीटर आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न है,
कहता है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों उत्पन्न त्वरण क्या होगा? F इक्वल टू एम होता है फार्मूला, ठीक है। तो ए निकालना है तो एफ अपान एम, एफ आपका 350 है, एम आपका 300, एम आपका 350 है और जो आपका एफ है वो 500 है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा होगा? तो ये भी घट जाएगा। कैसा होगा? घटेगा, ठीक है। एक वस्तु की एक प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप क्या कहलाती है? तो उसका त्वरण कहलाती है। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 जाती है, तो भाई आपको 72 में से आपको इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, और उसके बाद अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग करके उसको घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा? तो ये कैसा होगा भाई? शून्य होगा। त्वरण की विमा क्या होती है भाई? तो एल m1 m0 t-2 होती है इसकी विमा, ठीक है। अगला स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ए इक्वल होता है v/t, तो 20/10 करेंगे तो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। मंदता का क्या अर्थ है? तो मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? तो एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, एक समान त्वरण। बल बटे द्रव्यमान किसके बराबर होता है दोस्तों? तो बल बटे द्रव्यमान, ये आपको मैंने अभी एफ इक्वल टू फार्मूला होता है एम ए, ठीक है। तो आपका पूछा है ये त्वरण हो जाएगा क्योंकि ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, ठीक है। तो ये आपका त्वरण ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर आवर तक पहुंच जाता है, त्वरण की गणना कीजिए। तो इसको पहले चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में और उसके बाद दोनों को आप घटा दीजिए, तो 20 में से 5 जाएगा आपका 15 बचेगा और नीचे आप 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 1.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10-10.5 किलोग्राम है, द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका क्या होगा? क्या समान होगा दोस्तों? तो उनकी जो होगी त्वरण ऑप्शन बी यानी एक्सीलरेशन का समान होगा। शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? कि वे वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का क्या अर्थ है? वस्तु का वेग स्थिर होता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, ये 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? एस इक्वल टू फार्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस आपका दे रखा है, यू आपका 0 है, ठीक है। टी आपका दे रखा है 10, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 8 टी की जगह 10 आपका सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर वस्तु उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 मीटर। एम दे रखा है, एफ दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, एस निकालना है, फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए लगा देंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी और सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। जब इसमें आप रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थित समय संबंध का समीकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी समय से रिलेटेड है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा, कह रहा गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? जैसे स्थान और समय को। गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो समय को दर्शाता है। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों आपका एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सारे सही है, सिर्फ चौथा कथन हमारा यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है कि नहीं पहला कथन है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो v इक्वल यू प्लस 80 है, यू 0 हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 नहीं 144 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? ये आपका 9 45 हो जाएगा, 45 और यहाँ पर आपका 20, तो आपको 5 चौको 20, 4 से करेंगे तो ये आपका 36 के आसपास, 36 नहीं 144 के आसपास आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है? तो कह रहा है गति का जो पहला समीकरण है वो आपको दर्शाता है वेग और समय को, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की ओर गति कर रही, इस समय कार में द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो सारा डेटा आपको दे रखा है दोस्तों, क्या क्या इसमें मेंशन किया गया आप देख सकते हैं। फार्मूला जो लगेगा एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जब लगाएंगे तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा।
गति का दूसरा समीकरण किसके बीच के संबंध को देता है? तो दोस्तों आपका देता है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी स्थान या स्थिति के संबंध को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय ग्राफ को दर्शाता है? तो ये कौन सा समीकरण दर्शाता है? वी इक्वल यू प्लस ए टी दर्शाता है। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका होगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। फार्मूला आपको दे रखा है सामने, आप कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी दोस्तों? तो 3.75 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका उपयोग किया जाता है? किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है या क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य दोस्तों ये आपका हो जाएगा हमेशा ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश के परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो दोस्तों घर्षण के कारण रुक जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो दोस्तों एक गिलास को पकड़ना। किसको? एक गिलास को पकड़ना। ठीक है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसमें दोस्तों घर्षण होगा। घर्षण बल कार्य करता है तो कहाँ कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करने में से कौन सा समीकरण स्थिर वेग के संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं तो वो सरल रेखीय गति वस्तुएं चलती सीधी रेखा में। कैसी चलती? सीधी रेखा में। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, 30 हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, टी दे रखा है। लगा दो फार्मूला v इक्वल यू प्लस ए टी में। आंसर आपका आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। 0.2 मीटर पर सेकंड। घर्षण यानी फ्रिक्शन निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना से अधिक होता है। मशीनों में बाल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं हम लोग। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करता है। ठीक है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करता है। ये 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। इसका त्वरण क्या होगा? तो वही होगा इसका त्वरण दोस्तों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। निम्न में से कौन समान त्वरित की गति का समीकरण नहीं है? तो दोस्तों नहीं है, v माइनस इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो सर्वप्रथम सरल रेखा में चलते हुए किसी वस्तु के विषय में समय दूरी वेग एक समान तौर के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया था। एक बच्चे के हाथ में 1.4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? तो दोस्तों इसका मान होगा 5 न्यूटन। आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं समानुवृत्तीय गति। जब कोई वस्तु पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए गया समय क्या कहलाता है दोस्तों? तो आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड। किसी सैटेलाइट और ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि कोई पिंड स्थानांतरित रूप से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे दोस्तों? तो वक्र के रेखीय गति कहते हैं। किसी निकाय को एक समानुवृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको आवश्यक नियत बल को आपको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जब कोई वस्तु अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब कोई वस्तु एक समान गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इनका मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? तो वेग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दिया तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जब एक वस्तु एक समानुवृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इनमें से कौन सा परिवर्तित होगा? तो दोस्तों आपकी दिशा परिवर्तित होगी, ऑप्शन डी राइट।
लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। किसका? केंद्राभिमुख बल का। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति की पूरी तरह से किसने करी थी भाई? तो ये मैकेनिकल थी। ठीक है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों? तो ये अभिकेंद्रीय बल करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है। सरल आवर्त या गति या घूर्णन, ठीक है, तो के द्वारा दाब प्रवणता के प्रति बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है। तो कह रहा है कॉरियोलिस बल। कौन कह रहा है? कॉरियोलिस बल। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो ये किया जाता है दादाजी की घड़ी का, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, कहता है जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर क्या कहता है? धक्का देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। ठीक है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों आपकी कहलाती है अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने लगभग इसमें 300 से ज्यादा भी क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सारे एग्जाम सेंटर से लाइव एनालिसिस आपको हमारे चैनल मिलता है। तब तक बने रहिए। जय हिंद और जय भारत।